हेलो मैनेजर्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो में यूनिट 4 को कंप्लीट करने वाली हूँ। सो हियर आई एम विथ यूनिट 4। इसके सिवा यूनिट 4 में कुछ भी नहीं है। देखो बेसिकली क्या है, यूनिट 4 में ये 3 टॉपिक हैं और एक है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की तो मैं पूरी बुक पढ़ा चुकी हूँ, तो वो तो मैं इसमें इंक्लूड कर नहीं रही हूँ। ऑल दो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से सब कुछ पढ़ सकते हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, देखो बेसिकली कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन और मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, ये तीनों ही ऐसे टॉपिक हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइंस वाले सुन रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी अच्छी कंट्रोलिंग उतना अच्छा कोऑर्डिनेशन, और जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन उतनी ज़्यादा अच्छी मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। तो इसलिए मैं साथ में पढ़ाऊंगी और एक वीडियो में यूनिट 4 खत्म करूंगी, एंड इसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का काफिला। सो प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग का मतलब होता है मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम द सेट गोल या फिर सेट स्टैंडर्ड। जो आपने टारगेट सेट किया था उससे एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना या फिर कंपेयर करने को बोलते हैं कंट्रोलिंग। समवॉट लाइक परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, समवॉट लाइक जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, तो देखो कंट्रोलिंग में हमें पढ़ना है टाइप्स, नेचर, प्रिंसिपल, ब्ला ब्ला ब्ला, पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। सो देखो कंट्रोलिंग इज नेवर एंडिंग, ठीक है, क्योंकि किसी भी कंपनी का गोल कभी खत्म नहीं हो सकता। पूरा हो गया दूसरा गोल आएगा, ठीक है। कंट्रोलिंग इज कंटिन्यूअस, डायनामिक, यूनिवर्सल। कुछ डिफरेंट जो इसकी नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सुन लो। कंट्रोलिंग ना 3 डायमेंशनल है। 3D मतलब क्या? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों एस्पेक्ट को देखते हुए कंट्रोल किया जाता है। आप इसी से टाइप रट लो, टाइप अलग से नहीं पढ़ाऊंगी, इसी से रट लो। पास्ट मतलब क्या? जो पहले हो चुका है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? फीडबैक कंट्रोलिंग। जो पहले हो चुका है उसी का तो फीडबैक देगा ना कोई भी आपको, तो फीडबैक सुन के जो आप कंट्रोल या फिर जो आप डिसीजन लोगे उसे क्या बोलेंगे? फीडबैक कंट्रोलिंग, ठीक है। अब प्रेजेंट मतलब अभी जो हो रहा है, तो सिनारियो को नोटिस करते करते आप जो चीज़ ऑब्जर्व करते करते जो डिसीजन लोगे या फिर जो कंट्रोलिंग करोगे उसे क्या बोलेंगे? कनकरेंट कंट्रोलिंग, ठीक है। अब फ्यूचर मतलब फीड फॉरवर्ड कंट्रोलिंग, कि अगर ऐसा हमने किया तो ऐसा हो जाएगा, तो आगे की सोच के आप जो कंट्रोलिंग करोगे उसे क्या बोलेंगे? फीड फॉरवर्ड कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग क्या है? 3 डायमेंशनल, ठीक। और उसी से कितने टाइप है कंट्रोलिंग के? 3 टाइप, फीड फॉरवर्ड, कंकरेंट और फीडबैक कंट्रोलिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से हमेशा ऐसे ही पढ़ो कि कंसेप्ट ऐसे क्लियर हो ना कि कोई भी हेडिंग कभी भी न रखनी पड़े, ठीक है। तो देखो कंट्रोलिंग बेसिकली 3 डायमेंशनल तो है ही, एंड ऑन द वेरी सेम हैंड एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए धक्का लगाया जाता है तो वो पॉजिटिव ही है, ठीक है, आपको कुछ मिल जाता है, ठीक। तो पॉजिटिव प्रोसेस है। हाँ, उसके अंदर नेगेटिविटी हो सकती है, आप स्कोल्ड किया सकते हो, आपको नेगेटिव टेम्परामेंट झेलने पड़ सकते हैं, नेगेटिव तरीके से आगे बढ़ना पड़ सकता है, या फिर फोर्स, प्रेशर, डिप्रेशन, एनीथिंग, बट इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस क्योंकि इसका आउटकम पॉजिटिव होता है, ठीक है। ओके, जब हम अब कंट्रोलिंग का नेचर हो गया, टाइप्स हो गया, एवरीथिंग, अब जब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स जिनके बेस पे हमें किसी को भी या किसी भी चीज़ को, टास्क को कंट्रोल करना चाहिए। देखो कुछ बहुत सारे हैं बट कुछ बेसिक याद कर लो। लाइक कि प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अफर्मेशंस, मतलब कि सिंपली आपका अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए। जो गोल है उसके लिए जब आप मोटिवेट कर रहे हो, कंट्रोल या फिर डायरेक्ट कुछ भी कर रहे हो एम्प्लॉय को, तो वो अप्रोच हमेशा ऑब्जेक्टिव, गोल बेस्ड और पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, अफर्मेटिव होना चाहिए। फिर उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल। देखो कंट्रोल इज नॉट अबाउट कमांडिंग, कंट्रोल इज अबाउट मेकिंग अ कोऑर्डिनेशन, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमेशा फोर्स करने के बजाय, थोपने के बजाय डिसीजन या फिर किसी भी डायरेक्शन या फिर कुछ भी एम्प्लॉयज़ पे थोपने की बजाय बी ऑलवेज म्यूचुअली हार्मोनाइज्ड, ठीक है। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन प्रिंसिपल, थोड़ी बहुत गलती हो गई, ऊंच नीच हो गई, माफ़ कर दो, छोड़ो। हर चीज़ को पिन पॉइंट करोगे ना तो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है भी ना वो भी खत्म हो जाएगा। तो एक्सेप्शन प्रिंसिपल है एक, ठीक है। कंट्रोल बाय स्टैंडर्ड्स, हमेशा एक स्टैंडर्ड सेट करो और इक्वल रहे सबके लिए, इक्विटी का भी प्रिंसिपल इसमें है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो आपका फेवरेट है उसके लिए आप बायस्ड होकर कंट्रोल करो, नहीं। अगर आपके टीम में 6 मेंबर्स हैं, 6 के लिए सेम स्टैंडर्ड हो और सबकी सेम परफॉर्मेंस का मेजरिंग का प्रोसेस हो आपका, तो ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स की, देखो ना इंसान कंट्रोल कैसे करेगा। किसी भी चीज़ को इंसान जब सुधारता है, डायरेक्ट करता है, कुछ भी करता है, मम्मा आपको स्कोल्ड करें या फिर कुछ भी टीचिंग प्रीचिंग कुछ भी दें तो कैसे करती है?
या तो अपने एक्सपीरियंस से कि उन्होंने ऐसा कुछ सफ़र किया या फिर उन्होंने ऐसा कुछ गो थ्रू किया हो, तो वो आपको वैसी टीचिंग देती हैं, या तो कोई आपके बारे में फीडबैक देता है, या पेरेंट्स से मीटिंग, या उन्हें कहीं से पता चलता है, या वो कहीं ऑब्जर्व करती हैं तो आपको कंट्रोल करती है ना, उसके अकॉर्डिंग गाइड करती है ना। तो सेम चीज़ डिटर्मिनेंट, सबसे पहला डिटर्मिनेंट है फीडबैक। जितना ट्रू, जितना ज़्यादा पोटेंशियल और रियलिस्टिक, जितना प्रैक्टिकल फीडबैक होगा ना, उतनी अच्छी कंट्रोलिंग होगी। फीडबैक इज डिटर्मिनेंट। अब देखो ऑब्जेक्टिव, किस पर्पस से आप कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं आप बायस्ड तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपने फेवरेट एम्प्लॉय को लेके, अपने फेवरेट सब टीम मेंबर को लेके ज़्यादा बायस्ड हैं तो उसे बेटर गाइडेंस, बेटर कंट्रोलिंग और लीनियंसी दे रहे हैं, बाकी सबको स्ट्रिक्टनेस दे रहे हैं। तो देखो ये कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जिनसे कंट्रोल अफेक्ट होता है। लाइक आपका अप्रोच क्या है, फ्यूचरिस्टिक है फिर पास्ट ओरिएंटेड है, जो पास्ट में गलती कर दी आपके टीम मेंबर या फिर एम्प्लॉय ने, आप उसको सोच के ही उसे कंट्रोल कर रहे हो आगे तक, या फिर आपने अपना अप्रोच चेंज किया। ठीक है, अब अगर आपने कोई चीज़ बिगड़ी या कुछ भी खराब हुआ, कोई भी गलती हुई, तो एक तो एक्सेप्शन का प्रिंसिपल की छोटी मोटी है तो माफ़ करो, अगर बड़ी है तो उसकी रेमेडी ढूंढो। तो अगर आपके पास रेमेडी है कि नहीं, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है कि नहीं, तो ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, फिर डिटर्मिनेंट्स हैं जिनसे कंट्रोलिंग की एफिशिएंसी अफेक्ट होती है। ठीक है, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस। अब कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझने के लिए ये एक जो पॉइंट है ना, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थ्योरी पढ़नी है तो लिंक है जिस डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देखो, नॉर्मली समझो। देखो प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है ना, दे आर लैला मजनू। ठीक है, एकदम सच्चा वाला प्यार। प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग अधूरा है, कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग अधूरा। और ये मैं कह नहीं रही हूँ, ऐसा है, दोनों ही मैनेजमेंट के फंक्शन है। ठीक है, दोनों ही दुनिया के परिंदे हैं, बट दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। आपने कितनी भी अच्छी, ओके लाइट चली गई, आपने कितनी भी अच्छी प्लानिंग करी हो, ठीक है, बट अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे इफेक्टिवली तो आपकी प्लानिंग वेस्ट। आपने कितना भी अच्छा कंट्रोल करा, बट अगर आपका प्लान अकॉर्डिंगली नहीं है, अकॉर्डिंगली नहीं है, तो किसी भी एंगल से आपकी कंट्रोलिंग अच्छा रिजल्ट आपको लाके नहीं दे सकती है। तो अभी आपने देखा कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों मैनेजमेंट के फंक्शन है, बट दोनों एक दूसरे के बिना कंप्लीटली इनकम्प्लीट। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस क्या होगी, दिस सब्सटीट्यूट्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्स प्लानिंग फंक्शन। ठीक है, कंट्रोलिंग गिव्स यू द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक, controlling guides the employees or the workers for the goal which has to be achieved। गोल ओरिएंटेड होती है, फ्यूचरिस्टिक होती है, फीडबैक बेस्ड होती है। ठीक है, गोल को अचीव करने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है कंट्रोलिंग। ठीक है, द बेटर यू कंट्रोल द बेटर रिजल्ट्स यू गेट। ओके, सो अभी आते हैं व्हाट इज द स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस लास्ट में। स्कोप, अब देखो स्कोप कैन बी इन मोटिवेशन, कैन बी इन लीडरशिप, कैन बी इन बॉसशिप, कैन बी इन एंटरप्रेन्योरशिप, कैन बी इन एनीवेयर इन एनी प्रोफेशन। ठीक है, कंट्रोलिंग का स्कोप कहीं भी खत्म नहीं होता। इवन इफ यू आर अ पेरेंट, यू आर अ टीचर, यू आर एनीथिंग, इवन यू आर अ गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, देन टू यू नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट से कोप अप करने के लिए कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वाई इट हैज़ अ स्कोप एवरीवेयर इन एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, अभी देखते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। प्रोसेस मैं फिर से वही बोलूँगी, कोई एक गोल सेट होगा तो गोल जो डिफाइंड गोल है उसके अगेंस्ट कुछ स्टैंडर्ड सेट होंगे, जिस स्टैंडर्ड पे आपको मेजर करनी है परफॉर्मेंस से तो मेजर करते हो, अच्छा किया कि ख़राब किया, अच्छा किया तो क्या तरीके यूज़ करोगे, क्या रिवॉर्ड दोगे, ख़राब किया तो किस तरीके से ठीक करोगे। तो सेम वही प्रोसेस भी तो हुआ, गोल डिफाइन करो, मेजर करो, स्टैंडर्ड सेट करने के बाद मेजर करो कि क्या किया क्या नहीं, अच्छा किया तो उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड दो, बुरा किया तो रेमेडी ढूंढो। दिस इज ऑल व्हाट कंट्रोलिंग प्रोसेस मीन्स। ठीक है, प्रोसेस हो गया। अभी जब प्रोसेस आपका हो गया कंट्रोलिंग का, तो नाउ वी हैव टू टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा होना तो जस्ट फॉरगिव दैट, क्योंकि ये दोनों टॉपिक थोड़े छोटे हैं, बस कंट्रोलिंग बड़ा है। और बेसिकली कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन से साथ में क्वेश्चन आता है, या फिर कोऑर्डिनेशन या फिर मैनेजर इफेक्टिवनेस से साथ में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे कंट्रोलिंग की, ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न दो मेथड्स होते हैं। अब पहले के मेथड क्या थे, तो आप ऑब्जर्व करो, खुद जाके देखो, रीचेक करो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो गया, चेकिंग हो गया, एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो गया, रिपोर्ट बेस्ड हो गया, बहुत कुछ। ठीक है, कि रिपोर्ट जो आई उसके अकॉर्डिंग, जो फ्यूचर परफॉर्मेंस करने वाला एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, या फिर पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, ये सब ट्रेडिशनल मेथड से। जब मॉडर्न मेथड की बात आती है तो इसमें पता है बहुत सारे हैं। टाइम मैनेजमेंट का मेथड है, ठीक है, क्रिटिकल कंट्रोल का मेथड है, इसमें
टाइम कितना लग रहा है उसको कंट्रोल करना, रिसोर्स कितना लग रहा है, मैन पावर कितनी लग रही है, अलग अलग मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप इन सबको कंट्रोल करते हैं। तो जब जैसे सब कुछ मॉडर्नाइज हो गया ना, तो यू नीड टू मॉडर्नाइज योर कंट्रोलिंग सिस्टम एज वेल। ठीक है, तो ये कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप कितना टाइम लग रहा है प्रोडक्शन में, कितने मैन पावर खर्च हो रही है, कैसे खर्च हो रही है, कहाँ खर्च हो रही है, कितना पैसा, कितना फंड, कितना रिसोर्स, क्या क्या कैसे कैसे लग रहा है, उन सभी चीज़ों को लुकआउट करने का जो मेथड्स हैं वो सारे मॉडर्न मेथड्स हैं। ठीक है, अब जब कंट्रोलिंग हो गई, व्हेन यू आर गुड एट योर कंट्रोलिंग, तभी तो आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। अगर आप लोगों को कंट्रोल करना, उनको काबू में, अच्छा एग्जांपल ले लो, कोई टीचर कभी भी आपकी पूरे स्कूल लाइफ में कोई टीचर जो बहुत आपसे ज़्यादा बहुत फ्रेंडली, मतलब पढ़ाता भी बढ़िया, ठीक है, चाहे फीमेल मेल कोई भी टीचर हो, बढ़िया पढ़ाता भी था और आपसे बहुत फ्रेंडली भी था, लेकिन मतलब एक कंफर्ट जोन आप वहाँ पे फील करते थे, तो क्या उससे कोई बात को नकारा? कभी नकारा? उसका कोई भी कमांड या कोई भी ऐसा डायरेक्शन या फिर कोई भी ऐसा कंट्रोलिंग स्टेटमेंट आपको ऐसा लगा हो कि वो आपको ईगो हर्ट कर रहा है? नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या लगता है कि वी आर ऑल अ पार्ट। ठीक, हम कंफर्ट जोन में हैं, हम कंपैटिबल हैं एंड हम फ्रेंडली। ठीक, तो कंट्रोल तो वो भी आपको कर रहे होते हैं ना, वो टीचर्स भी, बट वाई यू अंडरस्टैंड टू देम, वाई यू लिसन टू देम? क्योंकि वहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन वाकई बेहतर होता है, और कोऑर्डिनेशन बेहतर करने का मतलब है कि आपका कंट्रोल अच्छा था, आपने जिस तरीके से कंट्रोल किया, आपने सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, आपके कंट्रोल में, आपके कमांड्स में हार्मनी थी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन मीन्स हार्मोनाइजिंग विथ ऑल द कमांड्स ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो हार्मनी होती है, जो अच्छा रिलेशन होता है, जहाँ पे वो सारे कमांड्स वो फॉलो करने के लिए रेडी होता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जितना ज़्यादा इंसान इंटरडिपेंडेंट होगा उतना बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन की नीड, ये जो पॉइंट है ना, नीड सिर्फ इंटरडिपेंडेंस की वजह से होती है। अगर आप लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है ना, तो कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं सकता। कोई किसी की क्यों सुने? वाई यू लिसन टू योर पेरेंट्स? बिकॉज यू आर डिपेंडेंट टू देम। क्यों? एक लाइफ, एक पॉइंट, एक स्टेज के बाद आप अपनी खुद के मर्जी के मालिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, सिर्फ इमोशनल कनेक्ट रह जाता है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो वहाँ पे यू आर केपेबल ऑफ योर ओन डिसीजंस। होता कहीं कहीं नहीं होता, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट जहाँ होता है मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो डिपेंडेंसी इज द मेन रीज़न फॉर कोऑर्डिनेशन। कि हमें कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए? क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं। अब जहाँ पे डिपार्टमेंटेशन है, ठीक है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बढ़िया होगा, क्योंकि वहाँ पे भाई फाइनेंस वाले ने काम किया, मार्केटिंग ने किया, सेल्स ने किया, तो ही एक रिजल्ट आ पाएगा। ठीक है, तो ही सबको पैसा मिलेगा, तो ही सबको बोनस मिलेगा। ठीक, वहाँ पे मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होगा। जहाँ पे प्रोसेस का डिपार्टमेंटेशन है कि अगर उसने पहिया बनाया तो ही हम पेंट करेंगे, तो वहाँ पे तो नेक्स्ट लेवल कोऑर्डिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है। अगर प्रोसेस 1 नहीं हुआ तो प्रोसेस 2 नहीं हो पाएगा, और दोनों को अपना फ़ायदा चाहिए, तो दोनों आपस में साथ में मिलकर काम करेंगे और अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगा, ये नीड होगा इसकी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इंटरडिपेंडेंसी ही कोऑर्डिनेशन की नीड है कि हम डिपेंडेंट है इसलिए हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। डिफ़िकल्टी क्या होगी? एक्सेप्टेंस। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी एक्सेप्टेंस, थॉट्स को एक्सेप्ट करना, कमांड को एक्सेप्ट करना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना, सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यही है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आप अकाउंटेबल ना फील करें, आप अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद ना लें, जिम्मेवारी ना लें, जवाबदेही ना लें, दीज आर ऑल द डिफ़िकल्टीज विद कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अच्छा कंट्रोल नहीं है, रेस्ट्रिक्टिव या फिर फोर्स या फिर प्रेशराइज्ड कंट्रोल है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन तो हो ही नहीं सकता, खत्म वहाँ पे कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, मैं पता है रिलेट करके पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं बीच बीच में से हेडिंग पढ़ा रही हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको ये पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है, ये रट गया ना, तो इंपॉर्टेंस का हर एक पॉइंट खुद बना लोगे। कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा मुझे ये बताओ, बढ़िया से प्लान कर लिया, फुल प्रूफ प्लान। ठीक है, 5 मेंबर हैं आपकी टीम में, फुल प्रूफ प्लान, आपको पता है कि किस मेंबर को कौन सी स्किल आती है, पर सबको सब कुछ बांट दिया, सारी स्किल्स बांट दी, सब कुछ हो गया। अगर एक भी मेंबर रूठ जाए, एक भी मेंबर एक्सेप्ट ना करे आपकी बात को, क्या होगा आपके प्लान का? क्या होगा आपके मैनेजमेंट का? कहाँ गई ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ गई स्टाफिंग, कहाँ गई कंट्रोलिंग? एवरीथिंग विल शैटर। सो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मतलब दिल दिमाग धड़कन। ठीक है, एसेंस का मतलब वो पार्ट जिसके बिना मैनेजमेंट का हर फंक्शन बेकार। ठीक है,
द लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन डिफाइंस द लेवल ऑफ सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस का लेवल उसके कोऑर्डिनेशन के लेवल से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। दैट इज वाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एवरी मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, एवरी मैनेजमेंट फंक्शन, even the staffs, even the real asset is all what coordination makes them। ठीक है, अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, आप गोल को समझ नहीं रहे हैं, इक्वली उसी डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी आपका मैनेजमेंट फंक्शन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंस ये है कोऑर्डिनेशन की, ओके। व्हेन टू टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स, कि किन प्रिंसिपल पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देखो, कोऑर्डिनेशन के लिए हमेशा ना ऑब्जेक्टिव को वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन हमेशा डायनामिक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, तो उसे उतना ही सोच समझ के, उतना ही ज़्यादा मॉनिटर करके, उतना ज़्यादा ऑब्जर्व करके करना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन हमेशा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन की स्टार्ट हमेशा अर्ली स्टेज पर होनी चाहिए। ये नहीं कि जब काम बिगड़ गया तब कोऑर्डिनेट करने बैठो, नहीं। स्टार्टिंग से ही अपने टीम मेंबर्स के साथ, जिसके साथ भी आपको काम करना है, अपनी कलीग्स व्हाट्सएवर, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके रखो, ठीक है। तो ये सब कुछ बहुत बेसिक से प्रिंसिपल्स हैं कि लाइक सोच समझ के करना चाहिए, अर्ली स्टार्ट करो, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके करो, ठीक है। ये नहीं कि किसी के थ्रू या फिर स्केलर चेन वगैरह, नहीं। जिससे आपको कोऑर्डिनेट करना है, जिसको आपको कमांड करना है, उससे आपका डायरेक्ट कंट्रोल होना ही चाहिए, ठीक है। व्हेन टू टॉक अबाउट टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि किन किन तरह से हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लेट्स सी देम। जो टेक्निक्स हम फॉलो करेंगे, लाइक आप ऑब्जर्व करके करो, लाइजन ऑफिसर्स रख लो। जैसे मैंने लाइन स्टाफ रिलेशनशिप में समझाया था, वहाँ पर जो एक स्टाफ था वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन के लिए ही था ना, लाइन स्टाफ रिलेशनशिप में। जो भूल गया वो प्लीज़ जाके देख लो, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर आएगा लाइन स्टाफ से, ठीक है। सो लाइन स्टाफ वाला में मैंने कहा था कि एक स्टाफ सिर्फ कोऑर्डिनेशन या फिर सिर्फ एडवाइस के लिए था। ऑब्जर्व करके करो, ऑफिसर्स रख लो बेसिकली, या फिर बेटर कम्युनिकेशन से करो, एंड या फिर पर्सनली जानने की कोशिश करो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से करो। कुछ बेसिक टेक्निक्स मतलब मेथड्स, कि आप किन किन तरीके से कोऑर्डिनेट करना पसंद करोगे, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। तो उसके बाद जब आते हैं टाइप्स, तो व्हेन वी आर कमिंग टू द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, हमेशा ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन कहाँ करना होगा, कंपनी के इनसाइडर से, कंपनी के आउटसाइडर से। तो जो इनसाइडर्स होते हैं, लाइक कि कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, मैनेजर्स हैं, फिर सबऑर्डिनेट्स हैं, फिर उनके वर्कर्स हैं व्हाट्सएवर, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच का कोऑर्डिनेशन, तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल, जो कि पढ़ा चुकी हूँ, जो टाइप होता है ऑर्गेनाइजेशन को उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लाइक अगर आप स्ट्रेट चल रहे हो, मैनेजर, फिर उसका छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे फिर वर्कर, तो वर्टिकल कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है। डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है और क्या बोलते हैं सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो ये क्या हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन हो गया, ओके। एंड डायगोनल मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स, डायगोनल कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, लाइक कि रॉ मटेरियल जहाँ से आ रहा है, सप्लायर जो हैं, होलसेलर जो हैं, आपके कस्टमर्स जो हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सो दीज वर सम टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। जब हम बात करते हैं मैनेजरियल इफेक्टिवनेस की, मैनेजरियल इफेक्टिवनेस का मतलब होता है हाउ अ मैनेजर और हाउ एनीबडी हु इज़ मैनेजिंग, चाहे सबऑर्डिनेट लेवल पे, किसी भी लेवल पे, अगर वो मैनेज कर रहा है कुछ भी, तो उसका जो गोल है या टास्क को वो कैसे अकम्पलिश करता है, कैसे उसको अचीव करता है, ओके। सो व्हेन टू टॉक अबाउट मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, हाउ अ मैनेजर अचीव्स हिज टास्क या फिर अकम्पलिशेस हिज गोल इज नोन एज हिज इफेक्टिवनेस, ठीक। अब देखो कंपोनेंट्स क्या होंगे, सबसे पहले तो मैनेजर चाहिए ना। एफिशिएंसी किसकी देखोगे, इफेक्टिवनेस किसकी देखोगे, मैनेजर की। सबसे क्रूशियल कंपोनेंट होगा मैनेजर। फिर आपको एक बिजनेस का स्ट्रक्चर भी तो चाहिए ना, मैनेजर बनाओगे कहाँ से, वो मैनेजर हुआ कैसे, आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ना। जनरल मैनेजर, फिर प्रोडक्ट मैनेजर, फिर उसके बाद एरिया मैनेजर, फिर उसके बाद सेल्स मैनेजर, तो कैसे, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर वर्टिकल है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो दूसरा जो कंपोनेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर मिल गया, अब स्किल्स भी तो चाहिए। मैनेजर बना कैसे, वो इंटरव्यू पास कैसे किया उसने, स्किल्स के थ्रू, तो स्किल्स चाहिए, ठीक। अब स्किल्स मिल गई, अब वो मैनेज क्या कर रहा है, बिजनेस के एनवायरनमेंट को, तो क्या चाहिए, बिजनेस का एनवायरनमेंट। तो ये चार कंपोनेंट है, मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और बिजनेस का एनवायरनमेंट, ठीक है। व्हेन टू टॉक अबाउट क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया होगा, कोई गोल सेट होगा अकॉर्डिंग टू कंपनी, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, उस गोल को अचीव करना होगा। तो जैसे जिस लेवल पर डेडलाइन के अंदर जितने अच्छे तरीके से वो गोल को अचीव कर लेगा, उतना ज़्यादा इफेक्टिव मैनेजर होगा, सिंपल, ठीक। तो डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ स्किल, जितनी ज़्यादा या जितनी कम स्किल्स होंगी
उसी के अकॉर्डिंग मैनेजर उतना ही इफेक्टिव या फिर इनइफेक्टिव होगा। ठीक है, जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, जितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन स्किल होंगी, जितना बेटर कंट्रोल कर पाएगा, जितना बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होगा, जितना बेटर फ्रेंडली या फिर लीडरशिप एटीट्यूड होगा, तो इट्स ऑल अबाउट स्किल्स। वो सारे फैक्टर्स जो किसी भी मैनेजर को लीडर बनाते हैं, तो ऑल आर द फैक्टर्स जो फिर किसी भी मैनेजर की इफेक्टिवनेस को भी अफेक्ट करते हैं, है ना। जितना अच्छा आप कम्युनिकेट, कोऑर्डिनेट और इन्फ्लुएंस करोगे उतनी अच्छे तो आप माने जाओगे। ठीक, तो दीज आर द फैक्टर्स। ठीक, अब उसके बाद है मेजरेबल्स कि क्या क्या। देखो मेजरेबल्स या तो आप जो मैनेजर है उसके खुद के वर्कर से पूछ लो, मतलब उसके टीम मेंबर से कि आपका मैनेजर कैसा है। ठीक है, तो वो जो आपको फीडबैक दे दे। ठीक, या तो आप रिपोर्ट्स के थ्रू कि क्या परफॉर्मेंस रही है उसकी अब तक, कैसे मैनेज किया है, कितने उसके जो एम्प्लॉयज़ थे वो टिके हैं, कितने छोड़ के चले गए हैं। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिस मेजरेबल्स मतलब वो तरीके या वो मेजर्स जिनके थ्रू आप मैनेजर की काम को या फिर टास्क को माप सको। ठीक है, तो ये कुछ मेजरेबल्स हैं। सो हियर वी आर एंड विथ यूनिट 4। जिसको कम्युनिकेशन वाला टॉपिक क्लियर नहीं है वो प्लीज़ जाके ये वाली वीडियोस देख ले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ यहाँ पे आ जाना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू मी।